नमस्कार। एक महिला सिर्फ रिश्तों को नहीं निभाती बल्कि एक नई जिंदगी को जन्म देती है, लेकिन क्या हम उसकी हेल्थ को इतनी अहमियत देते हैं और क्या हम महिलाएं भी खुद की सेहत के लिए इतना अवेयर हैं? बिल्कुल नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आज के समय की ज़रूरत भी है और एक सीरियस टॉपिक भी है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर आशिमा गर्ग, जो कि मानवता हॉस्पिटल से है। तो चलिए करते हैं मैम से बात और बहुत सारी बातें हम जानते हैं जो महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैम बहुत सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले मैं सबको ही बोलती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मैम। एक लेडी की तारीफ करती है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। यस बिल्कुल, हमें एक दूसरे को ही अपलिफ्ट करना है, बाकी लोग तो चलो नहीं करते, हम तो कर सकते हैं एक दूसरे को। चलिए मैम, क्वेश्चन शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि हार्मोनल डिसबैलेंस होना, हाँ जी, ये क्या चीज़ है? और आजकल छोटी बच्चियों में ज़्यादा देखते हैं, उनके बाल आ जाते हैं यहाँ पे। yes. और पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, सबसे पहले इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है लाइफस्टाइल। ठीक है, आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। अब हमें भी पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, बच्चे सारा दिन फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है। स्लीप साइकिल बिल्कुल, हम खुद भी वैसे हो गए हैं। एंड स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। इवन कि जैसे हम ओपीडीज़ में देखते हैं कि बच्चियाँ जो आती हैं अपने पास, जैसे 15-16 ईयर्स की, अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने लिए। वो अगर बैठ गए हैं पढ़ने तो वो बैठ ही गए हैं। ठीक है, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती उनमें, तो अब उनको स्ट्रेस भी इतना रहता है कि अरे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा बच्चों का सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है और इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगे हैं। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ पीसीओडी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। जो आप पूछ रहे हैं कि जो बाल आ जाते हैं, है ना, फेशियल फीचर्स जो ख़राब होने लगते हैं, एक्ने आने लगता है, वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस के चक्कर में होता है। एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, उसके वजह से होता है। तो इसमें मैं सारे बच्चों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, चाहे आप इवन जो गर्ल्स बड़ी हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, अपने लिए आप एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली के ज़रूर निकालें। ठीक है, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, आपको जो चीज़ पसंद है वो करें। जैसे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप वॉकिंग से स्टार्ट करें। एंड इवेंचुअली ज़रूरी नहीं है कि सीधा आप जिम ही जाएँ, आप इवेंचुअली आप धीरे धीरे आप ग्रेजुअली स्टार्ट करिए सब कुछ। एंड थोड़ा सा स्ट्रेस है जो लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा है, उसे आप कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब आप स्टार्ट करें। इससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी काम डाउन होंगे और थोड़ा अपने लेवल्स पे आएंगे। आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका ना बहुत ईजी है, तो जो बच्चियां हमें देख रही हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, पीरियड्स मतलब हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है कि हम उसे जी नहीं सकते उसके बिना, लेकिन इसमें जो पेन होता है जी, जैसे मेरी एज भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, एक बेटी की माँ भी हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ झेलने को मिलती है। तो कब इसको सीरियस लेना चाहिए और कब इसे ठीक है जाने देना चाहिए? तो इसमें हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि पीरियड्स में जो पेन है वो नॉर्मल कब होता है, तभी हमें समझ में आएगा कि अब नॉर्मल कब है। नॉर्मल तब होता है जब आपको पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है एंड उसकी इंटेंसिटी बहुत नहीं है कि आप बेयर कर सकते हैं कि चलो आपने रेस्ट कर लिया, ठीक हो गया, 1-2 पेन किलर्स ले लिए तो आप ठीक हो गए, आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। अब अपने को विजिलेंट कब होना है, जब पेन की जो इंटेंसिटी है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ वो बढ़ती जाए। ठीक है, एंड आपसे पेन बेयर ही नहीं हो रहा। नॉट इवन गर्ल्स, जो लेडीज़ हैं 30 to 40 के बीच में, ये उनके लिए भी है कि कब एबनॉर्मेलिटी को हमें पहचानना है। ठीक है, आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाए पेन की, एंड आपको वो मेडिसिन से आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उस केस में आपको विजिलेंट रहना है। बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है कि मेरा पेन ऐसे बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये संकेत हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस का, ठीक है, फाइब्रॉइड्स जो बच्चादानी में हम गांठ बोलते हैं उसका हो सकता है, एंड एडिनोमायोसिस का, जिसे हम बोलते हैं कि बच्चादानी में सूजन आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलेंगे, क्योंकि इन सब को डायग्नोज करने के लिए आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन होगी एंड सोनोग्राफी होगी, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। तो इन सारे फीचर्स का बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें।
अब जैसे आपने ये बताया कि ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और क्या इसका प्रोसेस है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे हम कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, लेडीज़ तो ज़्यादा ही पैसे बच जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गूगल कर लेते हैं, तो ये जो दवाइयाँ गूगल करके लेते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो मैं आपको सही बताऊं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एक डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि आधे डॉक्टर वो खुद बन के आते हैं कि ये तो हमें पता है मैम, बट गूगल से देखो सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल हमें पता है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट एवरीथिंग व्हाट यू सी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। जो डॉक्टर्स ने जो पढ़ाई करी है उसके साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस है दैट ऑल्सो मैटर्स, कि भाई जो हम पेशेंट्स में वेरिएशन देखते हैं कि भाई इस पे अगर सपोज हम फाइब्रॉइड पकड़ रहे हैं एक मतलब बीमारी को, तो किसी में कुछ फीचर्स हमें मिलेंगे, किसी में कुछ फीचर्स हमें मिलेंगे, तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अब आप सपोज एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसके पहले 3 महीने चल रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, अब उन्होंने गूगल किया कि पेट में दर्द हो रहा है और अब उसकी मेडिसिन क्या लेनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, तो अब उन्होंने सपोज कोई पेन किलर ले लिया। अब उनको ये नहीं पता कि इस मेडिसिन से पर्टिकुलरली आपका मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं। तो खुद बिल्कुल भी डॉक्टर मत बनो आप जाओ अपने डॉक्टर से आप सलाह लो कि मैडम ऐसे दर्द हो रहा है, प्रॉपर आपकी वो एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आपको मेडिसिन देंगे। अब सपोज आप जैसे अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस पे बात हुई थी, तो हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर सपोज किसी ने गूगल किया व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी, अब उन्होंने देख लिया कि हाँ कुछ तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का है, 21 दिन वाली दवाई है, तो ये ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, 4 तरीके के तो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं इनमें, ठीक है, जिसकी हर एक प्रोजेस्टेरॉन की इंडिकेशन डिफरेंट है। तो आप ये नहीं कि हमने कोई भी उठाया और ले लिया, कौन सी बॉडी को क्या सूट करे, कौन सी बॉडी को, एंड कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है जिसमें हम नहीं ले सकते, कुछ पर्टिकुलर जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है। तो आप बेटर है कि अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे राय लें, प्रॉपरली कॉन्वर्सेशन करें कि एग्जैक्टली हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हिसाब से ही आपको मेडिसिन दी जाए। पर उन लेडीज़ को क्या कहेंगी आप जो यूँ सोचती है कि नहीं यार मेरे पैसे लग जाएंगे, और कई बार मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जो लेडीज़ है ना प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन उसको आधा अधूरा बताएंगे, यार ये तो ना मेरी वो अजवाइन ले लूँगी ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी लूँगी ठीक हो जाएगा। सब कुछ अगर अजवाइन से ठीक होता तो फिर तो क्या ही कहने थे, फिर तो सब लोग ही अजवाइन ले लेते। बट देखो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ना बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो ये वो चीज़ नहीं सोचते कि अगर मैंने सपोज ये वाली मेडिसिन ले ली तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एक बार को तो मैं ले लेती हूँ मेरे पैसे बच गए मज़ा आ गया, ऐसा नहीं होता। बट जो आपको 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जो आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस जो फेस करने पड़ेंगे, फिर आप भागोगे, आपको डबल ट्रिपल पैसा लगेगा, उसका आप क्या करोगे फिर? तो कोई सेंस नहीं है उसकी। आपकी जो प्रॉब्लम है आप प्रॉपर्ली जाकर डिस्कस करो। सही बात है। अभी जैसे ये बात चल रही तो मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछ ही लेना चाहिए, जैसे मैं भी फीमेल्स के बीच में थोड़ी सी पॉपुलर हूँ, थोड़ी सी कोशिश है, अच्छे पॉपुलर तो जैसे बात जब उनसे करते हैं तो जैसे उनको यूटीआई इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है, तो वो सब बोलते हैं कि तो सारी लेडीज के साथ है, तो ये क्या ईजी है या फिर नहीं, इसको सीरियस लेना चाहिए? पहले जब सर्दियाँ होती हैं मैम, हमें प्यास नहीं लगती, हम पानी नहीं पीते, तो उसमें यूटीआई हो जाता है। अब गर्मियों में वैसे बॉडी से बहुत पानी जो है वो इवेपोरेट होता रहता है, बॉडी के अंदर जो सेंसरी लॉसेस होते रहते हैं वो होते रहते हैं, तो उसके चक्कर में भी पानी की कमी होती है, बट हम ड्यू टू काम या फिर कोई भी और रीज़न हम पानी नहीं पी पाते। तो एक मिनिमम जो वाटर इनटेक है एक दिन का वो एटलीस्ट 3 लीटर्स होना चाहिए, 3 to 3.5 लीटर्स। अब आप कह रहे हैं इसे इग्नोर करें या नहीं करें, देखो ईजी लेते हैं। हाँ, ईजी इसलिए लेते हैं क्योंकि जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती तब तक हम चिल रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। एक लिमिट तक अगर देखो, पहले जो इन्फेक्शन है वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, मतलब कि जो पेशाब की थैली है वहाँ पे रहेगा। आप जब यूरिन पास करने जाएंगे आपको पेट में दर्द होगा। मैडम हम यूरिन पास करने जाते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक है, हमें जलन जैसा महसूस होता है, जो यूरिन है वो पीला पीला आता है, गाढ़ा गाढ़ा हल्दी जैसा आता है, तो इसका मतलब अभी आपका इन्फेक्शन अभी ब्लैडर में ही है, ठीक है। अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और ये जाएगा किडनीज में, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। वो एक सीरियस प्रॉब्लम आगे जाके आपको दे सकता है, ठीक है। अब कुछ लेडीज़ मैंने देखा है क्या करती हैं कि मैडम हमने मेडिकल से दवाई ले ली, एक पीने वाली शीशी थी वो हमने ले ली, अब एक बार तो ठीक है हमें, अरे वो एक एल्कलाइजर है कि जिससे आपको एक बर्निंग यूरिन में नहीं फील होगी, बट दैट इज़ नॉट अ एंटीबायोटिक और द प्रॉपर मेडिकेशन, दैट इज़ नॉट द मेडिकेशन, ठीक है। तो आपका प्रॉपर यूरिन टेस्ट होगा, आपके कितने पस सेल्स उसके अंदर आ रहे हैं, आपको कितना इन्फेक्शन है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें आपकी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती,
लेवल अप हो जाता है। हाँ, लेवल अप हो जाता है और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे कोई भी एंटीबायोटिक आपको असर नहीं करती। उस केस में हमें यूरिन कल्चर करवाना पड़ता है, ठीक है। उसमें फिर जो ऑर्गेनिज्म आता है कई बार बहुत, मतलब जैसे क्लेब्सिएला वगैरह ये सब आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते, ठीक है। एंड इट टेक्स टाइम टू रिकवर। तो बेटर है कि जो आपकी इनिशियल स्टेज है उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स कर लो। और अच्छा, फिर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, मैडम 2 दिन की दवाई ली, अब हमें ठीक लग रहा है, अब हमने छोड़ दो। ये तो सबसे मतलब जिसको बोलेंगे ना गलत चीज़ है, ये आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि चलो आज आपको एक इन्फेक्शन हुई, आपने एक एंटीबायोटिक ले ली, अब वो एंटीबायोटिक से आपको 2 दिन में आराम आ गया, आपने वो छोड़ दी, बट नेक्स्ट टाइम जब वही इन्फेक्शन होगी तो ये वाली एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, लेवल अप हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि पहले, अब क्या होता है ना, जो ये वाली मेडिकेशंस होती हैं बैक्टीरिया को रोक देती हैं एक बार, ठीक है। अब उसके सप्रेशन के लिए हमें बिल्कुल कि वो मतलब मर ही जाए बैक्टीरियाज, उसके लिए 3 डेज 5 डेज का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आपने 2 दिन में बंद कर दिया तो तीसरे दिन फिर वापस से बैक्टीरिया बन जाएगा और वो एक लेटेंट फेज में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो होगा तो उसके ऊपर वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। वो उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। फिर हमें आईवी लग रहे हैं जी मैडम इतनी सी इन्फेक्शन के लिए, अब हमें सुई इससे इंजेक्शंस लगा रहे हैं आप, और तो क्या करेंगे, कैसे ठीक हो गए आप, ठीक है। किडनीज तक इन्फेक्शन पहुंच रहे होते हैं, फिर बिल्कुल ही मतलब एडमिट ही हो जाते हैं। यही अगर चीज़ हम पहले संभाल लें, एक प्रॉपर हम एक कंसल्टेशन ले लें डॉक्टर से, उनसे पूछ लें कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक कंसल्टेशन फीस बचाने के चक्कर में नहीं है तो टाइम खराब कर लो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आपको सपोज वेजाइनल इन्फेक्शन है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस डिफरेंस है। यस, ठीक है। फीमेल्स में हम बोलते हैं कि 3 ऑरिफाइसेस होते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा यानी कि जो यूरिन की जो जगह होती है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। सेकंड है वेजाइनल ऑरिफाइस, जहाँ से डिलीवरी होती है, जहाँ से बच्चा बाहर होता है। थर्ड है एनस, यानी कि जहाँ से टॉयलेट करते हैं, है ना, जहाँ से स्टूल्स पास होते हैं। तो ये तीनों जो ऑरिफाइसेस हैं वो इतने पास होते हैं कि अगर एक जगह पे इन्फेक्शन हो रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो इसलिए फीमेल्स में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। हाँ, आपने सुना होगा कि मेल्स में इतना नहीं होता, बिकॉज उनकी एनाटॉमी कम्प्लीटली डिफरेंट है। और लेडीज में अक्सर कईयों के साथ तो यूँ है कि पिछले महीने हुआ था, मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, अब मैं इसको वापस लेके जा रही हूँ, मेडिकल स्टोर से खरीद लूंगी। तो अब आपकी बात जानकर मैं उन लेडीज से कहना चाहूंगी, प्लीज यार ऐसा मत करो। आपकी हेल्थ आपके लिए भी जरूरी है और आपकी फैमिली के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ठीक नहीं हो तो आप अपनी फैमिली को चला ही नहीं सकते हो, आप कितनी ही कोशिश कर लो। सही बात है, सुपरवुमन ऐसे थोड़ी बनते हैं, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। अब जैसे एक बात और निकल के आ रही है कि जैसे अब सबको यूँ लगता है कि मेरे को करियर बनाना है अपना, तो उम्र निकले जा रही है। पहले नॉर्मली 25-26 में शादी होती है, 35 तक शादी कर रहे हैं, कर भी नहीं रहे, और फिर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गए। हाँ, तो फिर वो जब उनको बच्चा कंसीव करना होता है तो दिक्कत आती है, एज का डिफरेंस मैटर करता है। डेफिनेटली आती है। देखिए आप समझिए, पहले बुजुर्ग हमारे कहते थे जल्दी शादी कर दो, जल्दी बच्चा कर लो, फ्री हो जाओ। सही बात है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट था। अभी क्या है, थोड़े चैलेंजेस बढ़ गए हैं एज एन करियर का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सब लोग ही स्ट्रगल करते रहते हैं, तो सबको ये होता है। अभी देखो आप कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं 28-29 साल के हो जाते हैं फीमेल्स, कि जी क्या कर रहे हैं, हम तो जी तैयारी कर रहे हैं। 28-29 में भी तैयारी चल रही है ना। अच्छा, हस्बैंड का पूछो। अब यहाँ पे थोड़ा राजस्थान में ये कॉन्सेप्ट है कि शादी पहले हो जाती है, बच्चे बाद में सेटल होते हैं, लड़का भी जॉब नहीं कर रहा होता है, तो कमा कौन रहा है जी, पिताजी कमा रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो लड़के की भी पढ़ाई चलती रहती है, उनकी भी पढ़ाई चलती रहती है, तो वो मतलब कैसे भी करके उनको कंसीव करना ही नहीं होता, ठीक है ना। डिले करे जाते हैं। यस, डिले करते हैं बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर ये है समझने वाली बात, जो मैं हर एक फीमेल को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि एज के साथ आपके जो एग्स हैं, एक तो वो कम होते जाते हैं, सेकेंडली उनकी जो क्वालिटी वो बहुत कम होती जाती है, ठीक है। हमें इसको इस तरीके से समझना है कि जो एक फीमेल है वो अपना ओवेरियन रिजर्व, यानी कि जो अपने एग्स है इमेच्योर एग्स की फॉर्म में, वो लेके ही पैदा होती है, ठीक है। वो लेके ही पैदा होती है। अब सपोज बर्थ के टाइम पे एग्स का नंबर होता है 1 to 2 मिलियंस, ठीक है। देन एट प्यूबर्टी का मतलब जब बच्चे को पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो रह जाते हैं 3 to 5 लाख, डाउन होते जाएंगे वो, आप समझिए, मतलब 1 to 2 मिलियन, यानी कि 10 से 20 लाख से वो सीधा 3 से 5 ही रह गए, ठीक है। देन एट द एज ऑफ 30 और अराउंड द एज ऑफ 30 इट बिकम्स ओनली 1 to 1.5 lakhs, ठीक है। एंड आफ्टर 35 तो ड्रास्टिकली गिरते हैं,
नंबर तो गिरता ही गिरता है, बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है। मतलब एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, आइडल प्रेगनेंसी के लिए आप क्या कहेंगे कि ये एज बेस्ट है? बिफोर 30 एंड उसमें भी अर्ली 20s। यस, मतलब 20 to 25 इज़ अ वेरी गुड मतलब एज मैं मानूंगी। एक और चीज़ भी है इसमें सोचती हूँ कि अगर आप लाइक 25 तक अगर सपोज आपका बच्चा होता है तो व्हेन यू आर 35 आप सोचो बच्चा आपका मतलब कितना बड़ा हो जाएगा, 10 साल का। सास बनने की यू बोथ कैन ग्रो टुगेदर, है ना। तो वो है। अभी मेरी गुड़िया शी इज ओनली 3 years। अब वही करियर के चक्कर में, अब शादी जबकि मेरी बहुत पहले हो गई थी और मुझे 24 years और आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि ये इनडायरेक्टली मैसेज मेरे लिए भी है। नहीं, हाँ, वो सबके लिए, क्योंकि जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं ये प्रॉब्लम सबके साथ ही है। मैं अभी भी बहुत ओपीडी में देखती हूँ, मतलब डिले चल रहा है, नहीं मैम देख लेंगे। सेकंड बेबी कब होना चाहिए? सेकेंड बेबी तो आइडियल एज नहीं बोलूँगी मैं, गैपिंग 2 बच्चों में जो होनी चाहिए वो मिनिमम 2 to 3 years की होनी चाहिए। उसमें भी अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है 2 years इज़ इनफ, एंड अगर आपकी सिजेरियन है तो 2.5 से 3 साल ठीक है। बुक्स में हमारे 1 year ही लिखा है, बट फॉर प्रॉपर रिकवरी ऑफ द बॉडी एंड जो भी आपका ब्लड लॉस हुआ है उसकी रिकवरी के लिए आप इतना मिनिमम गैप रख सकते हैं। और हम तो देखते भी हैं कि जिनका 1 साल में सपोज बच्चा 1-1.25 साल का बच्चा है, उनको 6-7 महीने की भी होती है प्रेगनेंसी। हाँ, ऐसे भी करा पाते बड़े बच्चे को। तो वैसे भी हो जाता है। अब वो उसमें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है बेसिकली उनको, कि उनको पता ही नहीं कि ओव्यूलेशन कब हो गया, है ना। तो उस चक्कर में भी हो जाता है। तो मुझे आप एक बात और बताइए कि जो बच्चे को हम फीड कराते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, वो इतना तो पिलाना ही चाहिए, इतने टाइम तक तो पिलाना ही चाहिए। देखो मिनिमम 2 years इज गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब थोड़ा सा ऐसे क्या है कि फीमेल्स वर्किंग है तो उतना मैनेज नहीं कर पाती, ठीक है। तो उसके चक्कर में आजकल मैंने देखा फीमेल्स भी थोड़ी ऐसे कि गिल्ट फील करती हैं कि अरे मैं नहीं पिला पाई। बट ऐसा नहीं है कि 6 months तक तो देखो आप एक्सक्लूसिवली फीड करो, ब्रेस्ट फीड करो, नॉट इवन वाटर, ठीक है। उसके बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की कोशिश करो, पीडियाट्रिशियन से बात करो कि क्या दे सकते हैं हम इनको, कैसे दे सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी जब तक मैं तो यही बोलूँगी जब तक बच्चा पी रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ मदर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा क्लिंगी हो जाता है कि नहीं चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो उसको छुड़ाना और वो सब समझ सकते हो। मैं इस मतलब ये चीज़ फील कर चुकी हूँ। हाँ, तो मैं 1 मिनट जो आप वो बात कर रहे थे एज एंड एग्स वाली, तो इसमें ये है कि अगर आप 30 के बाद अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कंसीव होने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बट आफ्टर 35 इफ़ यू वांट टू कंसीव आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम हो चुकी है, एंड उसमें जो क्रोमोसोमल एनोमली के जो चांसेस हैं बच्चे में दोज आर वेरी हाई, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखना है कि अगर आप अपना बेबी प्लान करना चाहते हो तो कोशिश करो कि 35 से पहले तो कर ही लो कैसे भी करके, और 30 से पहले कर लो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मान लो 35 के बाद किसी ने प्लान किया, हाँ, तो किन चीज़ों का वो पहले ही ध्यान रखे कि क्या ऐसा हेल्दी खाए पिए, कोई टेबलेट्स ऐसा कुछ? अगर आप जैसे 35 के बाद प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना मतलब प्री कंसेप्शन एक बार आप अपने डॉक्टर से मिल के आओ, दैट आई वांट टू कंसीव, एंड उनके मतलब जो भी आपकी मतलब वो टेस्ट वगैरह आपके रन करेंगे कि जैसे अब 35 आपकी एज भी बढ़ रही है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, अगर फैमिली में आपके हैं तो डेफिनेटली आपको भी होने के चांसेस हैं, तो उन सब के टेस्ट वगैरह करना, सब कुछ आपके जो रूटीन चेकअप है वो सारा कुछ होगा। एंड आप अपना जो फॉलिक एसिड है वो अपना लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी अपनी एज भी ज़्यादा हो चुकी है एंड क्रोमोसोमल एनोमली की जो रिस्क है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो एटलीस्ट 3 months पहले तो आप अपना फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें और एक अपने डॉक्टर से विजिट ज़रूर करिए। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे यूँ लगता है मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगी अब आपसे बात करने के बाद। मैम जैसे ट्रेंड बदल गया है, आज के टाइम पे बाई चॉइस भी लोग सिजेरियन डिलीवरी करवाते हैं, तो जैसे जो एजेड लेडीज़ हैं वो तो ये बोलती है कि नहीं ऑपरेशन से बच्चा नहीं होना चाहिए, कि ईश्वर ने जो तरीका बनाया वही बेस्ट है। तो आप एज ए डॉक्टर क्या कहेंगी? देखो हम ना रूटीन में पेशेंट्स देखते हैं, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है मेरा कि 2-3 लेडीज़ जो बहुत वेल एजुकेटेड
एंड जो स्टार्टिंग से ही दे वर वेरी विजिलेंट एंड दे वर हैविंग द वेरी, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि एकदम दृढ़ निश्चय था उनको कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, कुछ ही हो जाए तो मैडम उसके लिए बता दो क्या करना है। एंड दे वर वेरी वेल एजुकेटेड, है ना। तो उनको जो भी एक्सरसाइज का प्लान दिया गया, उनको जो भी डाइट दी गई, दे हैड फॉलोड देम प्रॉपरली एंड उन सब की नॉर्मल डिलीवरी हुई, लिटरली उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। खुद वो पेशेंट्स लेबर में आई नेचुरली, कोई इंडक्शन नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, आराम से आई, वो डिलीवर हो गई, अगले दिन घर चली गई। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप कह रहे हो कि मतलब औरतें कहती हैं कि ऐसे कर लो, भी करवाती हैं। हाँ। अब इसमें एक और जो हमारा थोड़ा सा मेरा बिटर एक्सपीरियंस रहा है इसमें, एक फीमेल जिनकी मतलब हाइट बड़ी अच्छी, बहुत उनका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चला, 9 महीने सब कुछ बढ़िया हुआ। अब उनका क्या हुआ कि बच्चा उनके पानी छूट गया, तो अब ऐसा हो गया कि उसके लेबर जो है वो प्रोग्रेस ही नहीं किया। तो हमने उनको बोला, हमने कहा, अब उस टाइम में मैं पूरा टाइम वहीं बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी जी, उनकी मदर, उनकी सास थी वो, मैंने बोला, हाँ, मैंने बोला आंटी जी, मैंने कहा ये ना बच्चा नीचे नहीं आ रहा, थोड़ी देर और देखेंगे, नहीं तो हम सिजेरियन के लिए लेंगे। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, बोले कि आप देख लो जैसा आपको ठीक लग रहा है। आई सेड ओके, ठीक है। थोड़ी देर हमने देखा, नहीं आया, वो बच्ची भी बहुत दुख दर्द पाई, उनको हमने सारे जितने भी हम एक्सरसाइजेस कराते हैं ड्यूरिंग लेबर, तो वो कुछ काम नहीं किए उसके, और वो सुबह से एडमिट थी शाम तक, है ना। एंड जब डिलीवरी हो गई, मैं फर्स्ट डे पे राउंड लेने गई, उनकी हम सिजेरियन हमें उनका करना पड़ा। एंड उन आंटी ने मतलब बहुत ही आई वुड से मतलब दिल तोड़ा उस दिन तो मेरा, और वो ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मेरा बिल्कुल रोना निकल गया। उन्होंने बोला कि अगर आपको सिजेरियन ही करना था तो आपने फिर नॉर्मल डिलीवरी का क्यों ट्रायल दिया। आई सेड आंटी, कोई तब उस टाइम पे इंडिकेशन ही नहीं थी कि मैं इनको डायरेक्टली मैं सिजेरियन को लूँ, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्टली सिजेरियन का बोलती तो आप बोलते नॉर्मल की ट्राई भी नहीं करी। सही बात है। तो मतलब पेशेंट का वैसा हो गया, चित भी मेरी पट भी मेरी, कि अगर नॉर्मल करवा रहे हो और उसके बाद अगर सिजेरियन का अगर मैंने बोल दिया तो पहले ही ले लेते, और अगर डायरेक्टली पहले बोल दिया अरे ये तो मैडम करते ही सिजेरियन, नॉर्मल करते ही नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि देखो, जो भी केस जो कि लो रिस्क है, जिसमें सारे फैक्टर्स अपने हक में हैं, जैसे कि बच्चे का हेड नीचे होना, बच्चे के आसपास पानी बिल्कुल ठीक होना, बच्चे का वेट एवरेज जितना होना चाहिए 2.5 to 3.5 kg अगर उसके बीच में है, प्लेसेंटा आपका नीचे नहीं होके ऊपर है, ठीक है, कहीं पे भी फंडल एंटीरियर पोस्टीरियर कहीं पर भी है, एंड आपका जो पेल्विस है, यानी कि जो डिलीवरी की जो जगह है वो आपकी सही है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके जो दर्द हैं बिल्कुल सही आ रहे हों, जितने टाइम पे आने चाहिए वैसे आ रहे हों, एंड पेशेंट बराबर जोर कर रहा हो। हम सिर्फ उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि चलो भाई पुश करो, है ना, इस स्टेज पे पुश करो। बहुत बड़ा रोल होता है डॉक्टर का। तो मैं भी बोल रही हूँ कि हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, वो मोटिवेशन है ना, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा होता है उस टाइम पे। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब जो कंडीशंस जिनमें हमको सिजेरियन ही करना पड़ता है, सपोज जो अवल है जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, अगर वो बच्चेदानी के मुंह पे आ गए, उसमें हम नहीं रिस्क ले सकते, उसमें हमें टाइम से पहले भी सिजेरियन करना पड़ता है कि ब्लीडिंग नहीं हो जाए, बच्चे के कोई रिस्क नहीं हो जाए, ठीक है। अगर सपोज नॉर्मल डिलीवरी का हम ट्रायल दे रहे हैं पेशेंट को, और उसकी अगर धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, सपोज एकदम से ड्रॉप हो गई या एकदम से हाई हो गई, इट मीन्स बच्चों के अंदर तकलीफ हो रही है, ठीक है। देन अगर बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है, जितनी डिलीवरी की जगह है वहाँ से अगर नहीं निकलेगा तो हमको उसको नॉर्मल का कैसे ट्रायल देंगे, नहीं दे सकते हम, ठीक है। अगर बच्चे के आसपास पानी कम है, अगर पेशेंट को बीपी है, शुगर है, ठीक है, और अब कुछ केसेस में जैसे पेशेंट को सीजर्स की भी दिक्कत होती है, कन्वर्जेंस की, है ना, जिसे हम दौरे बोलते हैं, तो उस केसेस में भी हम ट्रायल कम देते हैं। और इनमें से जो भी मैंने आपको नॉर्मल, अगर हाँ, और अगर बच्चे की जैसे जो पोजीशन है, हेड ना होके सपोज ब्रीच है, बच्चा आड़ा है, ट्रांसवर्स लाई है, ऑब्लिक लाई है, तो उस केस में भी आप नहीं कर सकते। एंड अब आप बात करोगे कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, देखो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनकी पहले नॉर्मल डिलीवरी होती है वो फट से भी हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पहले नॉर्मल होती है उनको भी बहुत टाइम लग जाता है। तो अब पेशेंट आते हैं, उनके रिश्तेदार हमें ये पूछते हैं मैडम कितना टाइम लगेगा, वो हम लिख के नहीं दे सकते, वो हम लिख के नहीं दे सकते। कुछ पेशेंट्स की जल्दी भी हो जाती है, जो फर्स्ट मतलब जिनकी फर्स्ट भी डिलीवरी होती है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर जाती है। हाँ, मदर के एफर्ट्स हमें उसके अंदर चाहिए, बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक चाहिए, बच्चे ने अंदर टॉयलेट नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों में आपकी नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपको पता है कि नीचे की तरफ कट आता है जिसे हम एपिसियोटॉमी बोलते हैं, ठीक है। एंड
जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है, सपोज जिनकी अनअसिस्टेड होती है, जैसे पहले हम कहते थे कि जो औरतें हैं मतलब बड़ी उम्र की, उनकी घर पे ही हो जाती थी, तो उनमें क्या है, जो नीचे की जगह है जिसे हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स बोलते हैं, तो उनमें वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी नहीं, बट लेटर ऑन इन द, क्योंकि देखो मसल स्ट्रेच हो रही है, पूरा पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच हो रहा है, तो उसके चक्कर में लूजनेस, थोड़ी सी वेजाइनल लूजनेस हो जाती है। सिजेरियन है, सिजेरियन इटसेल्फ लाइफ सेविंग सर्जरी मैं बोलूँगी। कुछ भी हमें कॉम्प्लिकेशन लगती है, हम तुरंत में उसको सिजेरियन के लिए लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें ये है कि रिकवरी टाइम में डिफरेंस है। वेजाइनल डिलीवरी में आपको 1-1.5 महीने में यू आर फाइन, आपके टांके वगैरह सब कुछ भर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आफ्टर 3 वीक्स ऑफ वेजाइनल डिलीवरी आप अपनी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। वेयर एज आपको सिजेरियन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले 10 से 12 दिन आपको मतलब सीधे होने में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको टांके, हाँ, क्योंकि आपके टांकों में जोर आता है, ठीक है ना, टांकों में जरूरत है ना। और कुछ मैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं तो बोल रही हूँ कि इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, जब आपके पेट की 8 लेयर्स ही कट गई, अगले दिन हमने आपको पैरों पे खड़ा कर दिया है ना, 6 से 12 घंटे के बाद, तो उससे ज़्यादा आप क्या ही बोलोगे, कौन कितना स्ट्रांग हो सकता है। सही बात है ना। तो वो चीज़ है, रिकवरी टाइम में डेफिनेटली डिफरेंस है। आपको मैं तो बोलूँगी कि जो दोनों डिलीवरीज हैं, इसमें आपको मिनिमम 3 मंथ्स तो आप अपनी बॉडी को दीजिए। आप देखो 9 महीने लगे हैं एक बॉडी को पूरा चेंज होने में, एक अंदर आप सोचो कि आपने एक इंसान बना दिया, सोचो बॉडी को किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, तो उसको नॉर्मल आने में भी टाइम लगता है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। आप ये सोचो कि अरे अब तो मैं मोटी हो गई, नहीं, इट विल टेक टाइम, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 1-2 आप देखो कुछ पेशेंट्स में 1-2 साल लग जाते हैं, आराम से लगते हैं। अगर आपको कोई घई गड़बड़ नहीं करनी है उसके अंदर कि मैं तो डाइटिंग कर लेती हूँ, मैं तो क्रैश डाइट कर, अरे आप बच्चे को फीड भी तो करा रहे हो। एक ऐसा मतलब बोलूँगी मैं कि एक ऐसा जीव है जो सोली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, कि जो बाहर का भी कुछ नहीं खा सकता, उसके लिए सिर्फ आपकी बॉडी ही सब कुछ है। तो उसके लिए आप ऐसा मत करो, अभी उस बच्चे के बारे में सोचो, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, एटलीस्ट मिनिमम फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट। तो सुन रही है लेडीज, वो लेडीज भी जिनको बच्चा होने वाला है या फिर होने वाला है, और वो लेडीज भी जो ऐसा सोचती है कि नहीं यार सिजेरियन ही होनी चाहिए, सब बेस्ट है अपने आप में। हाँ, तो आप ऐसे मत सोचो कि अरे नॉर्मल है तो अरे वही उन्होंने इतना जोर लगाया, वही हमसे सुपीरियर। नो नो नो, जिस लेडी ने अपने 8 मसल्स की लेयर, जैसे अपनी लेयर्स कटवाई हैं एब्डोमेन की, बहुत बड़ी बात, तो शी इज नॉट लेस देन अ स्ट्रॉन्ग वुमन, वो भी बराबर की ही है, उसको इवन ज़्यादा टाइम लग रहा है रिकवरी में। सैल्यूट तो ना हर लेडी को है। आई फील एवरी, मतलब हमारे तो ना मेरी मदर बोल देती हैं, बोल रही है कि जब पेशेंट की डिलीवरी होती है ना कोई भी फीमेल की, उसका दूसरा जन्म होता है। एंड आई हैव सीन, अब हमारे तो अब सपोज कोई पेशेंट को हम बोल देते हैं PPH हो जाता है डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम हीमोरेज, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो किसी भी, अगर सपोज कोई नॉर्मल पेशेंट भी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें भी हो सकता है। तो आप इसको दूसरा जन्म नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे कि भाई वो उस चीज़ को छू के वापस आ गया, वो उसमें जा सकता था लेकिन उसको छू के वापस आ गया, तो उसका दूसरा जन्म ही है वो। मुझे तो आपसे बात करके यूँ लग रहा है कि यार मतलब अपने आप में एक फीमेल होने के नाते अपने आप पे प्राउड था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद लग रहा है नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बिल्कुल, एवरी वीमेन आई फील इज वे स्ट्रॉन्गर देन शी थिंक्स, एंड वो कुछ भी कर सकती है, लिटरली कुछ भी कर सकती है, वो कर भी रही है। आप एक सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे सामने ही है। मतलब आप अभी देखो अपने बच्चे को साथ ले जाके भी काम कर रही हैं, बच्चे के बिना भी काम कर रहे हैं, उसको पहले स्कूल भी आप ड्रॉप करके आते हो, उसके आने के बाद भी आप ध्यान रख रहे हो, फिर आप अपनी जो करियर है उसको भी आप मेंटेन कर रहे हो, और कितना है ना, उसके बाद फिर आपके जो शौक है, मैं बोल रही हूँ अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हो, उसको भी जी रहे हो, तो क्या ये सोने पे सुहागा है? मुझे नहीं लगता मेल्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है, बर्दाश्त की क्षमता ही नहीं है, नींद जरूरी है ना उनकी। नींद मुझे लगता है कि शायद ही कोई लेडी पूरी नींद दे पाती है आफ्टर बेबी, शायद ही, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। बिल्कुल बिल्कुल, कि बोलते ना 8 घंटे कहाँ से सोए, 8 घंटे 8 घंटे वाला तो भी आप, मैं कह रही हूँ 6 ही हो जाए तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, 6 ही हो जाए तो भी बहुत है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आफ्टर डिलीवरी ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं या लेडीज इग्नोर फील करती है? देखो मेरे तो हिसाब से डिलीवरी के बाद सबसे जो मतलब जिसको बोलेंगे इग्नोर जो प्रॉब्लम है वो है उसकी मेंटल हेल्थ। What I feel, है ना, बच्चा कैसा है सब पूछेंगे, हाँ सब ये तो पूछ लेंगे कि अरे बच्चा कैसा है ठीक है। मदर के पास कोई जाता है कि ये कैसी है, जो बहुत ही जिसको प्यार होता है फादर मदर, वो एक बार आके हाँ कि बच्चा हमारा ठीक है ना, हाँ ठीक, मैं लकी हूँ, फिर तो मैं लकी हूँ। यस, तो वो चीज़ है। देखो आप
डिलीवरी के बाद ना बहुत लोग हो जाते हैं ज्ञान देने वाले, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उसमें मतलब लिटरली मैं एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, डिलीवरी हो गई थी, उनकी सिजेरियन हुआ था, तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई टाँके कट करवाने के लिए। तो वो थोड़ी सी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड मुझे दिखी, तो वो लेटी, मैंने कहा आप कैसे हो? तो बस नहीं मैम ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं लग रहे मुझे, आप प्लीज़ मुझे बताओ। तो शी वॉज लाइक कि वो एकदम से ना जब भड़क उठी, तो मुझे बोली पानी तो देते नहीं है ये लोग। मैंने कहा अरे पानी नहीं देते का क्या मतलब? तो उसके हस्बैंड अंदर ही बैठे थे, तो उन्होंने यूँ करके कर्टन हटाया, बोले मैम ये तो ऐसे ही करती है। बोले पानी कहाँ देते हो आप लोग मेरे को? पानी पीने देते हो क्या? बोलते हो पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा। और मैंने उसके हस्बैंड की तरफ देखा, मैंने कहा आप लोग पानी नहीं देते हो क्या इनको? बोले मैम वो गांव में औरतें बोलती हैं ना पेट फूल जाएगा, तो इसलिए दिया नहीं। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब जो दूध के अंदर 80% जिसका पार्ट पानी है, आप उसको पानी नहीं दे रहे हो, फिर आप बोलते हो कि दूध नहीं आ रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? ठीक है ना। अब डिलीवरी के बाद होता ही है कि पेशेंट के, एक तो बच्चा एक नई चीज़ हो गई जिसके लिए वो अडेप्टेड नहीं है पहले से, एक तो उससे डील करना, फिर सारी रात नहीं सोना, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पेशेंट को ऐसा होता है दूध नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है तो कम आ रहा है, अब मैं कैसे करूँगी? तो उसका गिल्ट एक अलग लेवल का ही हो जाता है कि ये बच्चा मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे अंदर दूध ही नहीं आ रहा, अब मैं इसको कैसे पालूंगी? उसका गिल्ट पेशेंट्स में इतना ज़्यादा है दैट आई कांट टेल यू। मतलब उससे लिटरली मैंने भी सफ़र किया है, तो उसका गिल्ट बहुत ज़्यादा लेते। फिर उसके बाद आजू बाजू के ताने कि ये तो दूध भी नहीं पिला सकती, ये तो ऊपर का पिला रही है। एक चीज़ और मैम की है ना, इसको बच्चे से लगाव ही नहीं है, इसको लगाव ही नहीं है, दूध आएगा कहाँ से? आप मतलब मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम लोग बहुत सारी डिलीवरीज करवाते हैं ना, तो तब तो हमें इतना नहीं महसूस हुआ जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होगी। एंड आई टेल यू, डिलीवरी के बाद जो हॉर्मोन्स का क्रैश होता है, जो एकदम पहले हाई लेवल पे होते हैं, सडनली डिलीवरी के बाद जो डाउन होते हैं, मतलब आप क्या ही इमेजिन करो कि बॉडी के अंदर हर चीज़ मतलब इधर से उधर हो जा रही है, सब कुछ मतलब माइंड चेंज हो रहा है ना, कि मेरा दूध नहीं आ रहा, बॉडी में जो इश्यूज होते हैं, अरे मैं तो मोटी हो गई। फिर 4 लोगों ने आके बोल भी दिया कि अरे ये तो मोटी हो गई, क्या है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसके पेट के अंदर बच्चा है, और बोल भी देते हैं लोग। देयर इज़ नो सेंसिटिविटी अमंग द पीपल कि भाई आप सोचो उसकी डिलीवरी हुई है, आप उसका मेंटल स्टेटस सोचो, ऑलरेडी उसको शायद वो फीडिंग से मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्रैक निपल्स हो जाते हैं, अपन कहते हैं कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करती है वो। फिर ऊपर से अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो नीचे के टांकों का दर्द, सिजेरियन है तो सिजेरियन के टांकों का दर्द, सब कुछ। अब इसके अंदर मैं मेन रोल बोलूँगी, हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, आई वुड से। ठीक है, देखो फैमिली ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है, बट जो एक मेल पार्टनर है आपका, जो हस्बैंड है, उनका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, अगर वो इतना सा बोलते कि नहीं तुम जैसी खूबसूरत हो, तुम जैसी हो, तुम ठीक हो, एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल को अपना पति ही उस टाइम पे अपने पास चाहिए होता है। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए हमें। ऑब्जर्व कि बहुत सारे गांव में अभी भी ये प्रैक्टिस है कि पति को तो कर देते हैं बाहर, सास आ जाती है अंदर। अब वो बेचारी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता ही नहीं पाती। 30 साल पहले उन्होंने जो झेला है वो सिचुएशन आज नहीं है। करेक्ट, वो वैसा है ही नहीं। ठीक है, बट अभी भी वो प्रैक्टिसेस होती हैं एंड आई हैव सीन। तो आप हस्बैंड जैसे अगर वो फीड करवा रही है, एक पीछे पिलो लगा दो, क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा, लैप में एक पिलो रख दो, लो भाई बेबी को ले लो। अगर उसने फीड करा दिया तो आप बर्पिंग करवा दो, ठीक है, उसको डकार आ जाएगी तो वो भी बेचारी थोड़ी संतुष्ट हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं वी कैन डू इट लाइक कर लेंगे। हाँ, कि मिलके सब हो जाएगा, मिलके क्या नहीं होता, मिलके सब हो जाता है। बाकी जो घर वाले हैं, थोड़ा किचन का देख लो, लॉन्ड्री का देख लो, है ना, बाहर की चीज़ें देख लो। हर ज़रूरी नहीं है कि वो जो पेशेंट है उसी करे, उसके सर पे ही ये करना है कि भाई ये बताएगी तो आगे होगा, ऐसा नहीं है। आपको उस टाइम पे पेशेंट को टाइम देना ही पड़ेगा, उसकी मेंटल हेल्थ की रिकवरी के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ की रिकवरी के लिए, एवरीथिंग। वो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से जूझ रही है, और समहाउ अब जो लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं उनके हस्बैंड्स
दे आर सो वंडरफुल, मतलब आप क्या ही बोलोगे, लाजवाब। मतलब इतना मन खुश होता है उनको देख के कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। ओ माय गॉड, मतलब डिलीवरी के टाइम पे अंदर खड़े होते हो और स्पेसिफिकली पेशेंट बोले नहीं बोले, वो पक्का बोलते कि मैम हम ना अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए मैम अंदर खड़े होंगे, मैम मोस्ट वेलकम, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर पे खड़े होते हैं, आई कैन शो यू द वीडियोस, मतलब इतना प्यार से हर थोड़ी देर में पानी पिलाएंगे। ओटीज में भी जाते हैं, ओटीज में मतलब इतना टाइम नहीं है, बट यस अभी मतलब हस्बैंड्स जाते हैं एंड दे एंजॉय एवरी मोमेंट। मतलब वो पूरा मतलब वो देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है और बाद में उनको फील होता है कि अरे मतलब कितनी, हाँ कितनी महान है ये औरत जिसने मेरा बच्चा जन्मा है, एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, कि मतलब वो किस किस चीज़ों से, इतनी दर्द पीड़ा से जो गुजर रही है वो, मतलब इस बच्चे को बाहर लाने के लिए कर रही है वो इतना सब कुछ। होगा क्या, पुरुष प्रधान समाज है, बेटा तो तुम्हारा ही कहलाएगा, बेटी तुम्हारी कहलाएगी, किसका बच्चा है, फलाने का बच्चा है। अब मैं ये भी बोलूँगी कि भाई अभी थोड़ी लिटरेसी रेट अच्छी हो गई है, सब पढ़े लिखे हैं, दे आर वेरी मतलब वेरी ब्रॉड माइंडेड, और लड़कियों का भी आजकल इतना भव्य स्वागत करते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है देख के, बहुत मन खुश होता है, बहुत ही नाच उठते हैं लोग कि अरे, और स्पेशली सासू माँ मतलब बोले कि हाँ हाँ हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर लक्ष्मी आ गई, हमारे घर गुड़िया आ गई। तो अब वो थोड़ा सा गैप कम हो गया है एंड बहुत बहुत अच्छा लगता है वो देख, जरूरत थी सोसाइटी में इसकी। यस 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 एंड बस जो फैमिली का रोल है वो ये है कि आप देख लो कि भाई थोड़ी देर में पूछ लो, भाई करना तो किसी को क्या होता है कि आप उसको फ्रेश मील दे दो, गरम थोड़ा सा दे दो कि बेटा कोई चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ हाँ 5 मिनट बैठ जाओ कि बेटा कोई चीज़ की ज़रूरत है वो बता दो, कोई गरम चीज़ खानी है वो बता दो, है ना। अगर वो वॉक कर रही है उसमें थोड़ा सा हाथ पकड़ लो, हेल्प कर दो इधर उधर टहलाने में, ये इतना बहुत होता है। हम लेडीज थोड़े में खुश हैं, थोड़े में बहुत खुश हो जाते हैं हमको कि अरे भाई क्या ही मिल गया। बहुत हमारा जो बोलते हैं मार्जिन बहुत कम होता है हर चीज़ में, अरे इतना मिल जाए, वी आर हैप्पी, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, दिस इज मोर देन एनफ। आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप जब बच्चा डिलीवर करके किसको देते होंगे तो आपके मन में कितना बहुत बड़ी जंग जीत ली। यस, बहुत सुकून मिलता है हमें, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मालिक ने हमें इतना रखा कि हम किसी की लाइफ में खुशियाँ ला पा रहे हैं, एंड उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एंड जब वो आखिर में 2 शब्द भी बोल के जाता है कि नहीं मैम, हमारा जो 9 महीने का जो सफ़र था या जो डिलीवरी का प्रोसेस था वो हमारा बहुत स्मूथ था, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम मोर देन हैप्पी। तो ये सब अच्छा है, ये आपके जो चेहरे की स्माइल है ना वो बता रही है कि आप कितने खुश हो अपने प्रोफेशन से भी और लोगों से भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सीकर के लोग ही आपसे मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे सीकर के लोग इतने लिबरल हैं। तो मैम मैसेज क्या देना चाहेंगी आप बच्चियों को जो हमें देख रही हैं अभी? एक तो सबको अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है वो आप सबको उसके ऊपर ध्यान देना है। डेली आपको 30 to 40 मिनट्स अपने लिए रखना है। हेल्दी डाइट लेनी है, कोई भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स है, उनसे आप बिल्कुल दूर रहो। घर पे कोशिश करो, जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तैयारी करते हैं, मम्मी को बोलो कि कैसे भी करके कुछ प्रोटीन का सोर्स हमें भेजें जिससे आपको डाइट आपकी अच्छी रहे और बैलेंस्ड रहे। तो आप घर से ही ऐसा कुछ लेके चलो, है ना। बीच बीच में पेरेंट्स की विजिट होती है तो पेरेंट्स भी अपने एंड से ट्राई करो कि बच्चे को एक अच्छा खाना जाए ताकि वो हेल्दी रहे, है ना। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम देख रहे हैं, जो सर्वाइकल कैंसर जो आजकल बहुत चल रहा है, HPV वैक्सीन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। सी सर्वाइकल कैंसर is the second most common cancer after breast cancer in women in India. Okay, तो इसका जो मेन जो रिस्क फैक्टर है दैट इज़ HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। उसके मेनली जो 2 स्ट्रेन्स है दैट इज़ 16 and 18। अभी काफ़ी आपने सुना होगा कि HPV वैक्सीन है ना, इसमें भी देखो 3-4 टाइप की आती है HPV वैक्सीन। जैसे बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट का मतलब जिसके अंदर 2 स्ट्रेन्स रहते हैं HPV के, ठीक है, दैट इज़ सर्वारिक्स। सेकंड है एक सर्वावैक वैक्सीन है जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में ही बनी है, ठीक है, उसको हम सर्वावैक बोलते हैं। वो क्वाड्रीवेलेंट है, यानी कि उसके अंदर 4 स्ट्रेन्स है, 16, 18, 6 and 11, ठीक है। एंड इसमें गार्डासिल है, गार्डासिल 4 वो भी क्वाड्रीवेलेंट है, एंड एक गार्डासिल 9 है जिसके अंदर 9 स्ट्रेन्स है। तो बेसिकली ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वैक्सीन है, ठीक है। अब इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ले सकते हैं। यस, आई विल टेल यू। गर्ल्स में जो
मतलब गर्ल्स तो सारी ही ये वाली ले सकती हैं। इसमें अगर बच्चों की एज 9 to 14 है, ठीक है, 9 to 14 ईयर्स में 2 डोजेज लगती हैं। एट मतलब एक फर्स्ट डोज आप कभी भी ले सकते हो, दूसरी डोज आफ्टर 6 months ऑफ द फर्स्ट डोज, ऐसे करके 2 डोज लेनी है। अगर बच्चा 15 ईयर्स से बड़ा है, अब तो ये भी कहते हैं कि लाइक यू कैन टेक अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज फीमेल, ठीक है, तो उसमें आपको 3 डोजेज लगेंगी। 0 यानी कि जिस दिन आप ले रहे हो उसके आफ्टर 2 months, 1 or 2 months, देन आफ्टर 6 months, ठीक है, तो ये 3 डोजेज आपको लगेगी। एंड इसमें और मेल्स के लिए उसमें गार्डासिल 9 को बोला गया, जिसके अंदर क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो उसमें भाई अगर बच्चा 9 से 14 साल का है तो उसके अंदर 2 लगेंगी, 0 and 6, एंड अगर उससे बड़ा है आफ्टर 15 to 26 में उसमें 3 लगेंगी आपको, 0 to 6, ठीक है। अब फीमेल्स में ये सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर, इन सबको प्रिवेंट करता है, जेनाइटल वॉट्स, इन सबको। मेल के अंदर पेनाइल कैंसर, ठीक है, एंड जेनाइटल वॉट्स, ओरल कैंसर एंड एनल कैंसर, ठीक है, इन सबको प्रिवेंट करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन जिससे कैंसर प्रिवेंट होता है। वो भी मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई, मतलब इतनी रिसर्च वर्क के बाद कितनी बड़ी चीज़ होगी कि कैंसर भी प्रिवेंट हो रही है। एंड इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 80 to 90% है, ठीक है। एंड इसका मेन रोल तब है जब कोई भी इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली अभी एक्टिव नहीं हुआ। HPV जो इन्फेक्शन है वो आफ्टर सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद ही इन्फेक्शंस जो होती हैं, ठीक है। तो ये बेटर है कि जो बच्चे छोटे हैं उनमें, इसलिए अर्ली एज से उनको स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि ये तो मतलब HPV मतलब वायरस तो नहीं है, इसके अंदर बच्चे इन्फेक्ट हो जाएंगे। नो, इसके अंदर वायरस, यस, वायरस लाइक प्रोटीन्स होते हैं। दे आर नॉट वायरस, दे डोंट हैव वायरल DNA कि जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाए। ये वायरस लाइक प्रोटीन्स होते हैं, और इनमें क्या होता है कि जब आप इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है ताकि वो आगे जाके वो इन्फेक्शन से वो लड़ सके, ठीक है। एंड यही HPV वायरसेस जो आगे जाके हैं सर्वाइकल कैंसर्स का मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। इन्हें कोई भी ले सकता है, बट प्रेगनेंसी में नहीं लेनी। एंड जो जिनको बहुत कोई सीवियर इलनेस है वो नहीं ले सकते। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जो HIV पेशेंट्स हैं, उनमें ये आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, दैट इज़ अ पैप स्मीयर टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग। पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है कि सर्विक्स में जो चेंजेस, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है, जो उसके अंदर अर्ली चेंजेस होते हैं कैंसर से पहले, कैंसर होने से पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो उनको ये डिटेक्ट करता है। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर। जो फीमेल्स हैं वो डरी जाती है, पहली बात तो पैप स्मीयर का नाम लेती है। अच्छा जी मैडम क्या होता है, आपके नीचे से एक जांच की जाएगी। अच्छा मैडम दर्द तो बहुत होगा। नहीं जी बिल्कुल दर्द नहीं होगा, उसमें हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है, सैंपल लेके बाहर आ जाते हैं, कुछ उसमें नहीं करना होता, कुछ पकड़ना नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके पेशेंट्स में बहुत कम अवेयरनेस है। उनको ऐसा लगता है जब कोई बीमारी नहीं है तो क्यों करवाएं, टेस्ट करवाएं। इट इज़ अ सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ठीक है ना, तो क्यों करवाएं। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट है तो हमें शर्म आती है, हम तो नहीं करवाएंगे। तीसरी चीज़ इसमें मैडम दर्द होगा, नहीं हम तो नहीं करवाएंगे। तो ये समझने की चीज़ है, आपकी बॉडी है, इसका ध्यान आपको ही रखना है, ठीक है। सो आइडियल एज ऑफ द पैप स्मीयर टेस्ट अपने को कब स्टार्ट करना चाहिए, आफ्टर 21 ईयर्स, ठीक है। 21 to 29 ईयर्स, बिफोर 21 कोई ज़रूरत नहीं है, आफ्टर 21 to 30 ईयर्स तक, 29 डिफरेंस है, कितने टाइम से करवाना चाहिए टेस्ट? हाँ मैं बताती हूँ। 21 to 29 ईयर्स तक आप 3 ईयरली करवा लो, ठीक है, एंड 3 ईयरली करवा लो। देन आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज यू आर in the reproductive age and you are sexually active, तो after 30 years of age आप up to 65, ठीक है, आप इसको HPV DNA टेस्टिंग के साथ इसको पैप स्मीयर को भी करवाना है एवरी 5 ईयरली, ठीक है। कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, सपोज मतलब जिनमें मल्टीपल पार्टनर्स की कोई हिस्ट्री है, ठीक है, एंड जिनके पहले पैप स्मीयर्स की, जिनमें वाइट डिस्चार्ज का है, एंड जिनको फ्रीक्वेंटली होता रहता है, एंड उन केसेस में अपने को थोड़ा विजिलेंट रह के उनकी स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए कि भाई ये उसमें बदले नहीं। एंड आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज अगर 3 रिपीटेडली अगर कॉन्जिक्यूटिवली जो आपके टेस्ट अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ये भी एक तसल्ली वाली बात है। यस, हाँ, कि उसके बाद अभी नीड नहीं। पैप स्मीयर एंड HPV वैक्सीन, these two things should be everyone should be aware of। ये है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो मुझे तो इनकी जानकारी बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी इनकी जानकारी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।